नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए, आज का जो विषय है बहुत ही एक खास जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। वो है सिक्योरिटी एडमिशन का क्या प्रोसेस है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रमोशन क्या है, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी का जो सैलरी है, तनख्वाह कितना मिलती है, और सिक्योरिटी का क्या बेनिफिट्स है। तो ये सारे सवालों का जो जवाब है मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय आप देख ही रहे हैं। अक्सर बहुत सारा लोगों के दिमाग में, मन में मतलब ये क्वेश्चंस, डाउट क्या है, सिक्योरिटी में तनख्वाह कितना मिलता है, सिक्योरिटी का एडमिशन कैसे होता है, और सिक्योरिटी का क्या बेनिफिट्स है सिक्योरिटी जॉब करने में। तो ये सारा चीज़ जो है आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपका जितने डाउट्स है वो डाउट्स मैं क्लियर कर सकूँगा, ये मुझे उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिक्योरिटी एडमिशन प्रोसेस। ये सिक्योरिटी एडमिशन प्रोसेस मतलब भर्ती होने का क्या प्रोसेस है, पद्धति है, इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस में जो जो पॉइंट्स है मैं नोट करके रखा, तो पहले से नोट डाउन करके रखा। तो ये पहला जो है एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी, इसके मतलब आप कितने साल का है, आपका एलिजिबिलिटी 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और 58 ईयर्स के नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट जो है क्वालिफिकेशन, आप मिनिमम 10 पास होना चाहिए, और मैक्सिमम जो भी है आपका। साथ साथ आपके एलिजिबिलिटी में हाइट आपका कितना है, तो जो मिनिमम हाइट है वो है 5 फीट 7 इंचेस, तो उसके ऊपर जितना भी है। लेकिन मिनिमम 5 फीट 7 इंचेस के अलावा भी आप कोई यूनिट्स, कोई सिक्योरिटी एजेंसी में आपको उससे भी मतलब 1 आध इंच कम हो जाता है तो भी आपका भर्ती हो जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ आपका आ जाता है क्वालिफिकेशन भी। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है वो 10th पास होना चाहिए। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स, आपका ऑल डॉक्यूमेंट्स वो सही होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसका एडमिट कार्ड, जो कि डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए वो लगता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट आधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड, देन रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट। तो आप जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में आप रहते हैं, अगर पंचायत एरिया है तो पंचायत से आप सर्टिफिकेट लीजिए। तो वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हो जाता है। नेक्स्ट, अगर पंचायत एरिया में नहीं है तो फिर अगर आप म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं तो कमिश्नर के पास से आप एक सर्टिफिकेट लीजिए, तो वो सर्टिफिकेट ज़रूरी है। दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है बैंक पासबुक का जेरॉक्स। बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसका जेरॉक्स 1 कॉपी, और पासबुक। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6 से 8, कहीं मतलब यूनिट कोई एजेंसीज में 6 मांगता है, कोई एजेंसीज में 8 मांगता है, तो आप 8-10 जो भी है आपके साथ लेके जाइए। देन पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, जो कि फैमिली फोटोग्राफ है, वो ESI के लिए ज़रूरत है। आपके फैमिली में जैसे आपका वाइफ, आपके बच्चे, आपका माता पिता, उसके लिए आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ देना है। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स एक तो ओरिजिनल के साथ लेके जाना है, ओरिजिनल साथ लेके जाना है, साथ साथ उसका जेरॉक्स कॉपी भी, दो जेरॉक्स कॉपी भी आपको साथ में लेके जाना है। तो बाकी आपका डॉक्यूमेंट्स का हो गया। तो अभी जो एडमिशन प्रोसेस है, आपका एलिजिबिलिटी अगर है, आपका क्वालिफिकेशन है, आपका हाइट ठीक है, आपका वेट ठीक है, आपका बाकी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आता है वो है एडमिशन फीस। तो दोस्तों, एडमिशन फीस कोई एजेंसीज में ये अलग अलग एडमिशन फीस लेते हैं। कोई एजेंसी 2000 लेता है, कोई एजेंसी 3000 लेते हैं। एडमिशन फीस जो कि एडमिशन जब आप करते हैं तो उस टाइम आपको यूनिफॉर्म भी दिया जाता है,
तो उसका यूनिफॉर्म का भी चार्जेस होता है, और एडमिशन चार्ज मिला के तो किसी कोई एजेंसी 2,000 लेता है, कोई एजेंसी 3,000 लेता है, और कोई एजेंसी जो कि उससे भी ज़्यादा लेता है। तो इसलिए एडमिशन फ़ीस आपको 2 से, मैं मान के चलता हूँ 2 से 4,000 या तो 5,000 तक आपका हो सकता है। तो ये आपको एडमिशन फ़ीस का हो गया। नेक्स्ट हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये सब कुछ जब आपका ठीक हो जाता है तो आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी देना पड़ता है। तो कोई कोई एजेंसीज में ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, कोई कोई में नहीं होता है। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट मीन्स आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म में आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सब कुछ भरना पड़ेगा। साथ साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस सिक्योरिटी के बारे में, जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस है, उसको आपको दिया जाता है, ताकि आपका जनरल आइडिया, जनरल इंटेलिजेंस क्या है, आपका नॉर्मल जो सेंस है वो आपका कितना है, तो वो टेस्ट करने के लिए वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो ये कोई कोई एजेंसीज में नहीं भी होता है। तो ये टेस्ट अगर पास हो गया, देन आगे आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद आपका जो एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, दैट इज़ बेसिक ट्रेनिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो ये बेसिक ट्रेनिंग सिक्योरिटी आपको किसी एजेंसीज में 3 दिन होता है, किसी एजेंसीज में 7 दिन होता है, किसी एजेंसीज में 15 दिन का होता है। तो ये बेसिक जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग है ये आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपका डिप्लॉयमेंट होगा, मीन्स आपको साइट में भेजा जाएगा। तो ये टोटल एडमिशन प्रोसेस हो गया। तो दोस्तों ये एडमिशन प्रोसेस में आपका वाइटल, एक तो एलिजिबिलिटी, ये जो जितना है डॉक्यूमेंट्स आपका सही होना चाहिए। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपका हर डॉक्यूमेंट्स में एक ही होना चाहिए। जैसे आपके एडमिट कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ जो है, आपका आधार कार्ड में भी वही होना चाहिए, आपका वोटर कार्ड में भी वही होना चाहिए, और नाम भी सही होना चाहिए, एड्रेस भी आपका सेम होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ आपको देखा जाएगा, क्योंकि ये सारे चीज़ अगर ठीक नहीं रहेगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सारे चीज़ अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपको एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये आगे चल के आपका जो PF वगैरह, ये सही वगैरह है, वो दिक्कत में आ जाएगी। तो इसीलिए आपको ये अगर आपको सिक्योरिटी का नौकरी करना है, जो अगर सिक्योरिटी में ज्वाइन करना है, तो फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट्स पहले से आपको मालूम है कि ये गड़बड़ है, तो आप उसको ठीक करवा के फिर जाइए। तो दोस्तों इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो है पुलिस वेरिफिकेशन। ये एडमिशन के बाद किसी एजेंसी बाद में भेजता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, और कोई एजेंसी आपको ही बोलेगा कि आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा के लाइए, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। तो ये एक और भी है जो कि पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा, या तो सिक्योरिटी एजेंसीज में आपको पुलिस वेरिफिकेशन मतलब बाद में भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी प्रमोशन। तो ये सबके दिमाग में मतलब मन में आता है कि सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड, इसके अलावा क्या होगा उसके बाद, तो उसके आगे क्या उनके करियर है, क्या करियर रहेगा। तो ये सारे जो है मन में डाउट होता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एज ए सिक्योरिटी आप अपना उसका ऊपर मतलब टॉप में भी आप पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए जो है प्रमोशन, पहले तो आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपने 2 साल कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सिक्योरिटी हेड गार्ड के लिए। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये आप जब एलिजिबिलिटी हो जाता है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, आपको फिर सिक्योरिटी गार्ड ये तो 2 साल, जैसे आपका 2 साल हो गया तो आप एलिजिबल हो जाते हो सिक्योरिटी हेड गार्ड के लिए। सिक्योरिटी हेड गार्ड के लिए आप एलिजिबल होते हो अगर आपने प्रूफ किया, अपने आप को प्रूफ कर पाया कि नहीं मैं कैपेबल हूँ सिक्योरिटी हेड गार्ड के लिए, तो फिर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। हो सकता है कोई थोड़ा सा एग्ज़ाम भी आपको लिया जाता है, तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी हेड गार्ड बना दिया जाता है। तो एक प्रमोशन ये हो गया आफ्टर 2 इयर्स। तो उसके बाद सिक्योरिटी हेड गार्ड के तौर पे एज ए सिक्योरिटी हेड गार्ड और 2-3 साल आपने नौकरी कर लिया, तो आप एलिजिबल हो जाते हो सुपरवाइजर के लिए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर। तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर, जैसे आपने 2-3 साल एज ए हेड गार्ड आपने नौकरी कर लिया, तो आप सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो सुपरवाइजर के एलिजिबल तो होते हो, लेकिन
उस टाइम आपको भी प्रूव करना पड़ेगा कि यस मैं फिट हूँ सुपरवाइज़र के लिए। तो उसके लिए आपको या तो इंटरव्यू के साथ साथ आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा कि एज ए सुपरवाइज़र आप काम कर सकते हैं, एज ए टीम लीडर आप चला सकते हैं। तो इसीलिए आपको सुपरवाइज़र उस टाइम अगर आप सब कुछ ठीक है तो सुपरवाइज़र भी आप उस टाइम बन सकते हैं। तो जैसे आपका 4-5 साल के बाद आप सुपरवाइज़र बन गए, ये बन गए सुपरवाइज़र, पहले का हो गया। तो उसके बाद सुपरवाइज़र में अगर 3-4 साल नौकरी हो गया आपका, या तो 4 साल 5 साल हो गया, तो फिर आप बन जाते हो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का आपको जॉब मिल सकता है। तो आप एज ए सुपरवाइज़र 4-5 साल नौकरी कर लिया तो आपका एक्सपीरियंस और बढ़ जाता है। आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप। तो उसी टाइम जो है आपको उस टाइम जो है आपको एक इंटरव्यू, साथ साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का जॉब, तो आपको इंटरव्यू लेगा। तो इंटरव्यू में अगर आप थ्रू हो गए तो फिर आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हो। तो ये हो गया चौथा। नेक्स्ट जो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के बाद नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी ऑफिसर। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में आपने 4-5 साल नौकरी कर लिया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप फिर एलिजिबल हो जाते हो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। तो इसके मतलब एक बार आपने एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपने ज्वाइन कर लिया तो आपके आगे जो कैरियर है आप इस कैरियर को अपने हाथों में लेके तैयार कर सकते हैं। तो आप अगर ठीक से सब कुछ ठीक ठाक अगर आपका रहेगा तो आप सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हो। कितने साल बाद? करीबन 10 से 12 साल बाद। तो 10 से 12 साल बाद आपने सिक्योरिटी ऑफिसर बन गया, और उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर आपने 2-3 साल 4 साल 5 साल आपने नौकरी कर लिए, और उसके बाद आप बन सकते हैं, आप एलिजिबल हो गए असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर। तो कोई भी कंपनी में असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर आपने जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर का काम कर रहे थे तो उसी में हो सकता है आपका प्रमोट करके असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर बना दिया। तो ऐसे ही जो प्रमोशन है आपके सिक्योरिटी में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, आपका डाउट क्लियर हुआ। एक तो एडमिशन के बारे में, दूसरा जो है प्रमोशन के बारे में। अभी तीसरा जो है दोस्तों वो है सिक्योरिटी सैलरी। तो ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अगर आप सिक्योरिटी में नौकरी करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा आपका। तो दोस्तों पहला तो जो है पीएफ का बेनिफिट रहेगा। तो आप जिस एजेंसीज में आप नौकरी करने जाएंगे तो ज़रूर पता कर लीजिए, ज़रूर देख लीजिए कि वो उस एजेंसी पीएफ ईएसआई उसमें है, और सही में उन्होंने पीएफ ईएसआई का अकाउंट खुलवाते हैं। तो दोस्तों ये इसका जो है आप बिल्कुल मालूम करके उसके बाद जाइए तो एजेंसीज में भर्ती हुई है। तो देन नेक्स्ट ईएसआई भी हो जाता है। ईएसआई ये एक और बेनिफिट्स हो गया आपका। देन आपको बोनस मिलता है, जैसे सबको मिलता है दिवाली में या तो पूजा में, तो ऐसे बोनस भी आपको मिलता है। ये भी एक आपका बेनिफिट्स है। नेक्स्ट जो बेनिफिट्स है फ्री लॉजिंग। कहीं कहीं ऐसा यूनिट में आपको पोस्टिंग किया जाता है कि आपका जो घर है वो दूर है, तो कहीं बैरक में आपको रखा जाएगा, तो उस टाइम आपका फ्री लॉजिंग होगा, मीन्स आपको कोई रेंट देना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा भी फ्री लॉजिंग भी एक आपका बेनिफिट्स रहेगा। नेक्स्ट जो है फ्री रिक्रिएशन। अगर आप बैरक में है तो फिर आपका फ्री रिक्रिएशन मीन्स कुछ खेल गेम्स वगैरह, जैसे बैरक में आपका सब एक साथ है, तो उस टाइम आपका गेम के लिए जो भी चीज़ें चाहिए तो वो यूनिट प्रोवाइड करता है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज है या तो यूनिट्स जिसमें आप काम कर रहे हैं तो प्रोवाइड करते हैं आपको थोड़ा सा रिक्रिएशन के लिए। तो ये भी आपका एक बेनिफिट्स हो जाता है। तो दोस्तों ये सारा जो बेनिफिट्स है आप इसको बिल्कुल, जैसे पीएफ ईएसआई जिस सिक्योरिटी एजेंसी में आप भर्ती हो रहा है तो उनका सब कुछ पीएफ ईएसआई काट रहा है, तो वो जमा भी हो रहा है, या पीएफ ईएसआई का आपका अकाउंट बना, पीएफ का आपका अकाउंट बना। तो ये सारा चीज़ जो है आपको मालूम करके फिर उस एजेंसीज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ये जैसे सिक्योरिटी का जॉब आप कैसे जाएंगे, मतलब कैसे आपको मिलेगा। तो आप किसी एजेंसी के थ्रू जा सकते हैं जो कि मैन पावर देते हैं, या तो आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं। लेकिन मैं
आपको बताऊंगा, आपको एडवाइस करूंगा, आप डायरेक्ट सिक्योरिटी एजेंसीज में जाइए, आप अपना एडमिशन लीजिए। तो आप अपना सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत सारा है, आप गूगल में जाइए, आप सिक्योरिटी एजेंसीज नियर मी बोल के लिखिए, आपके एरिया आसपास जितने सिक्योरिटी एजेंसीज है आपको मतलब क्या ना आपको मिल जाएगा। और साथ साथ ये भी पता करके जाइए कौन सा सिक्योरिटी कंपनीज कौन सा क्या फैसिलिटीज़ देता है, और कौन सा सिक्योरिटी कंपनीज क्या फैसिलिटीज़ देता है, और क्या उनका सैलरी स्ट्रक्चर है, ये भी आपको थोड़ा बहुत मालूम करने के बाद ही आपको जाना है। तो दोस्तों ये सारा जो बेनिफिट्स है ये बिल्कुल देखिए, आपका ये सारे बेनिफिट्स, अगर कोई ऐसे बीमार पड़ जाता है तो बाहर आपको जो ट्रीटमेंट की खर्चा है, तो अगर आप ESI का कार्ड बना लिए, आपका ESI हॉस्पिटल जो कि फ्री में ट्रीटमेंट होता है, अगर बड़ा शरा कोई मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो आपका इसमें बहुत सेविंग हो जाएगा, आप फ्री में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट्स है जो कि आजकल बाहर कितना मतलब रुपया लेते हैं एक टेस्ट करवाने के लिए या तो कुछ ऑपरेशन करवाने के लिए। तो इसीलिए आपको जो फ्री ट्रीटमेंट्स है ESI थ्रू, इसका ये एक बड़ा बेनिफिट्स है। साथ साथ आपका PF भी है, तो आप PF भी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो बेनिफिट है, मैं इसको लिखना भूल गया, ऐसे मेरे को याद आया अभी, वो है अगर आपने करीबन 10 साल की नौकरी कर लिया, 10 ईयर्स, उसके बाद आपको पेंशन भी मिलेगा, पेंशन। तो दोस्तों ये अगर आपको पेंशन मिल जाता है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो आप 10 साल की नौकरी करने के बाद आप पेंशन की एलिजिबिलिटी हो जाते हो। आपको अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो फिर आपको पेंशन मिल सकता है। ये कम बेनिफिट्स नहीं है, तो आप बेशक मतलब कह रहे हैं ये काम के लिए आगे जा सकते हैं और अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको मैं पोज देता हूँ, क्लीन करता हूँ इसको। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है सैलरी स्ट्रक्चर। ये इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, एक एक यूनिट अलग अलग, एक एक एजेंसीज अलग अलग, तो ऐसे अलग अलग एजेंसीज है, अलग अलग सैलरी है। तो कोई एजेंसी सिक्योरिटी गार्ड को जहाँ पे उन्होंने उनको डिप्लॉय किया तो उनको 10,000 दे रहा है, और कोई एजेंसीज अगर वही सेम गार्ड को अगर दूसरे जगह पे डिप्लॉय कर रहे हैं तो वहाँ पे 12,000 दे रहा है। तो ये नॉर्मली मतलब सब कुछ मिला के नॉर्मली जो मिलता है मैं वही बताऊंगा। तो जो मिल रहा है एक सिक्योरिटी गार्ड को कम से कम 10 से 14,000 आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो है एज ए सिक्योरिटी हेड गार्ड 16 से 18,000। देन सुपरवाइजर का जो मिलता है वो है कम से कम 20 से 24,000। उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर को कम से कम 30 से 35,000। ठीक है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 30 से 35,000। उसके बाद 40 से, ये जब सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया 40 से 45, और उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर 55,000 या 60,000। तो ये टोटल ये एक एवरेज है। कोई स्टेट में तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, कोई स्टेट में कम हो सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर जो है ये डिपेंड्स अपॉन एजेंसीज, डिपेंड्स अपॉन स्टेट्स, ये डिपेंड करता है कि सैलरी स्ट्रक्चर आपका क्या होगा। तो सैलरी स्ट्रक्चर में नॉर्मली एवरेज आपको इतना देखने को मिलेगा। तो फिर उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपसे शेयर किया रिगार्डिंग सिक्योरिटी एडमिशन, तो ये सारे सिक्योरिटी प्रमोशन, सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ डाउट्स जो है क्लियर हुआ। तो डेफिनेटली अगर आप एडमिशन लेने जा रहा है तो फिर आपको मन में ये सारा सवाल आना चाहिए, और क्लियर हुआ तो फिर ज़रूर आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।